मेरा नाम पूनम है। मैं सेंट्रल जेल में लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी पर सर अंजाम दे रही थी। तकरीबन आज से 5 दिन पहले एक औरत को हमारी जेल में लाया गया था, जिस पर यह जुर्म था कि उसने अपने 6 माह के बेटे को कत्ल किया है। वजह यह थी कि वह पति से तलाक लेकर अपने किसी आशिक से शादी करना चाहती थी, मगर यह बच्चा उसके लिए रुकावट बना हुआ था। जब उसने बच्चे को कत्ल किया तो उसके पति ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। अब 1 माह बाद उसे सजाए मौत हो जानी थी और मेरी ड्यूटी उसी औरत के साथ लगाई गई थी। उस औरत का नाम नेहा था। आज उसका पति उससे मुलाकात करने आया था। वह कहने लगा, नेहा, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म किया है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी किलकारियाँ गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख के सामने से सोने की शक्ल नहीं हटती। मुझे वह बहुत याद आता है। यहाँ तुमने ये सब क्यों कर दिया? तुम अगर उससे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उसे मेरे सपोर्ट करके चली जाती, मैं उप तक न करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? नेहा का पति फूट फूट कर रो रहा था। यह मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका पति बोला, मैं जानता हूँ तुम कमल को पसंद करती हो। उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूँ और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें यह अंदाजा कहाँ था कि तुम तो जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? तुमने तो अपने इसके आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है और अब तुम जेल में बैठी हो। नेहा अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका पति ऐसे ही उदासी से बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया। और तब मुझे सारी कहानी समझ आई थी। एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के की इसकी पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ली थी। उसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे नेहा से बहुत नफरत होने लगी थी। 2-3 दफ़ा मेरे सामने ही नेहा के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थी, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो नेहा की दुर्गत भी बना दी थी, मगर मैं अनदेखी करके खड़ी रही थी। दरअसल यह सब देखकर मुझे सुकून मिला था। खैर, काफ़ी दिन गुजर गए थे। नेहा अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक दिन नेहा से मुलाकात करने एक औरत आई थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब उसने मिलने कौन आया है। आज नेहा की माँ उससे मिलने आई है। मैं यह सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी, वो अपने बेटे से मिलने क्यों नहीं आई। खैर, नेहा की माँ अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देख कर रुकी और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी चहती हुई है। जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती है, तो मेरे बच्चे की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती। अपने आशिक के पीछे यह बात सुनकर नेहा की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोली, मेरी बेटी बेकसूर है, उसके पति ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नहीं में सर हिला दिया था। नेहा की माँ कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी अदालत जाऊंगी और बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। मैं बोली, अम्मा जी, अपनी कातिल बेटी को छुड़ाने की कोशिश ना करो। यह बरी हो गई तो यकीनन तुम इसकी शादी आगे कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर यह उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर चढ़ेगा। नेहा की माँ ने मुझे सिकवा भरी नज़रों से देखा और कहा, बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। इतना कहकर बात चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डाल कर गई थी। उसकी बात सच भी तो हो सकती थी। क्या पता सच में नेहा बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत नेहा के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन से रोक दिया करती थी और यह कहती कि इसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब इस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि नेहा हर वक्त उदास और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख रहता था। फिर चंद दिन और गुजरे तो एक लड़का नेहा से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहने लगा, मैं कमल हूँ। यह बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन यह नेहा का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि आखिर यह बात करते क्या हैं, इसलिए मैं जानबूझकर उसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही। कमल बार बार यही कह रहा था कि नेहा, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका मतलब यह तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने पति से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर कमल चला गया था और नेहा बुद्ध बने उसे देखती रही थी। तब मैं बोली, देख रही है, यह दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं।
कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिना वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। वह बस मुझे देख कर रह गई थी, उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं नेहा की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है थी कि उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। कमल की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी? नेहा की कहानी जानने के लिए यह जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं करती थी और उसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वह खाना बस जिंदा रहने के लिए खाया करती थी। वह तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं उसे यही कहती थी, अगर तुम बेकसूर हुई तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम यह नहीं बता पाओगे कि तुम बेकसूर थी। वह यह सब सुनती रही थी और फिर एक दिन मुझे कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी ज़िंदगी पर। मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे यह दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। अब मुझे महसूस हुआ था कि नेहा के खामोश रहने के पीछे यही वजह थी कि वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा भी दे तो वह बाद में यह सब सोच कर ही पागल हो जाएगा। मगर अब वह उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वह मर जाना चाहती थी, वह जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी माँ ने कहा था कि मैं बड़ी अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर नेहा ने अपनी माँ को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सज़ा काट लेने दें। मैं बरी नहीं होना चाहती, मगर फिर भी उसकी माँ ने अपनी बेटी की अदालत में दोबारा अपील कर दी थी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी कांस्टेबल चली गई थी। जब वह वापस आई तो मैंने पूछा कि तुमने जज से क्या कहा? तो नेहा मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोली, मैंने अदालत के सामने बेटे का जुर्म कबूल कर लिया है और उसने कहा कि मेरी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। उसके पीछे क्या वजह है? तब वह कहने लगी, जब मेरा बेटा ही जिंदा नहीं है तो मैंने जीकर क्या करना है? फिर मैं बोली, तुमने अपने बेटे को कत्ल क्यों किया था? नेहा कहने लगी, हाँ, मुझे बेटे को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वह मुझसे खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी बात कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा बेटा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं काम काज करके वापस आती तो वह मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाई? तब मैंने उसका चेहरा जर्द होते हुए देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद नेहा कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म क्या करती थी। हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। अदालत ने नेहा को एक बार फिर सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन नेहा को मौत की सजा हुई वह बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वह कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें कमल की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं कर रख पाई। तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद ऊपर वाला तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचका दिए और कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जन्म मुझे मेरा बेटा मिल जाए। खैर, हाई कोर्ट ने नेहा को सजाए मौत सुना दी तो उसके बाद नेहा की माँ ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम कर दी थी और जब उसकी माँ उससे मिलने आई तो वह अपनी माँ से लड़ती झगड़ती रही थी। कहने लगी, आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मेरे लिए अदालत का दरवाजा क्यों बजाया? मैं जीना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊँ और आप हैं कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्रों में ही हैं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। नेहा की माँ कहने लगी, तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी, तुम एक एक बात सच बताओगी। नेहा खाली खाली निगाहों से अपनी माँ को देखती रही थी। खैर, कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार नेहा के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं नेहा को लेकर अदालत पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने नेहा से बयान लिया तो नेहा अभी भी यही कह रही थी कि उसने यह जुर्म किया है। जज ने कहा, मेडिकल करवाने की तरजीह पेश की। उसने कहा कि नेहा की मेडिकल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो चुकी थी। मैं नेहा को लेकर वापस जेल आ गई थी और उसका मेडिकल करवाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने नेहा से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि जज को तुम्हारा मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ गई है? तब नेहा बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती और ना ही यह चाहती हूँ
कि मेरी सज़ा की माफ़ी के लिए अपील की जाए। मैं मरना चाहती, मुझे जीना अच्छा नहीं लगता। मैं बोली, तुम ज़िंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो? मुझे कुछ तो बताओ। तब नेहा कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी दुख देखी है, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा, हमारे पास कई ऐसे केस आए हैं जिसमें कातिल भी अपनी सज़ा की माफ़ी के लिए तड़प रहा होता है। वह चाहता है कि उसे माफ़ी मिल जाए, उसे एक मौका दे दिया जाए। फिर तुम क्यों नहीं चाहती? तब वह रोने लगी थी। बोली, मेरी उम्र अभी कम है, मैं यहाँ से छूट गई तो शायद मेरी माँ मेरी दूसरी शादी कर दे, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे मर्द जात से नफरत है। मैं बोली, अच्छा ऐसा क्यों है? तो वह कहने लगी, चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी, मेरा पति एक अच्छा इंसान था, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे, वह मुझ पर जान निछावर करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं पेट से हो गई तो मेरा पति मेरा और भी ख्याल रखने लगा था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा सुकून चैन सब कुछ ख़राब हो गया था। मैं सोच रही थी, मुझे लगा कि शायद नेहा अपने आशिक कमल का नाम लेगी, क्योंकि नेहा के पति और नेहा की ज़िंदगी में कमल ही तो आया था। लेकिन वह बोली, हमारी ज़िंदगी में बिंदु आ गई। मैंने हैरत से देखा, नेहा की तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमारी पड़ोस में एक लड़की आई थी, बिंदु। वह बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी। मेरे पति ने उसे देखा तो वह उस पर लट्टू हो गया था। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर मेरा पति मुझसे अक्सर यही कहता था कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, उसका नाम बिंदु है, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वह बेचारी तनहा रहती है। तब मैं अपने पति को राजी करने के लिए उस लड़की से मिलने लगी थी। मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। मैं बिंदु को अपने घर बुलाती तो मेरा पति बहुत खुश होता था। मेरी तबीयत उन दिनों ख़राब रहती थी, उन दिनों मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। तब मेरा पति मुझसे कहता कि तुम बिंदु को अपनी मदद के लिए बुला लो, और मैं अक्सर ही उसे बुला लिया करती थी। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी ज़िंदगी की कातिल निकली है। और फिर एक दिन बिंदु मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे भी बिंदु के पास चले जाना चाहिए। मैं आराम कर रही हूँ और वह मेरे घर में काम कर रही है, इसलिए मैं किचन में गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि बिंदु और मेरे पति हाथों में हाथ पकड़े बेहुदा बातें कर रहे थे। मेरा पति बिंदु से कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना लूँगा। यह सब देखकर तो मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, अच्छा तो यह सब हो रहा है मेरी नाक के नीचे? मुझे तो लगा था बिंदु तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुमने मेरी ही जड़ें काट दी है। अब तो मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद मेरे पति ने मुझे दिन रात मारा पीटा, यहाँ तक कि वह चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। वह मुझे ऐसा मारता था कि मेरी रूह तक काँप जाती थी। एक दिन मेरा पति ने मुझे मेरे बाजू पर मारा था और मेरा बाजू टूट गया था। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है। तब मेरे पति ने कह दिया कि यह सीढ़ियों से गिर गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। मेरा पति ने खुद ही मेरा बाजू तोड़ा था। मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नाकारा हो चुका था। अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरा हाथ ठीक हुआ था, मगर उन दिनों मेरा पति सुबह शाम मुझसे यही कहता था कि तुम मुझे शादी की इजाज़त दे दो, मगर मैं उसे इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा हंसता बसता घर खराब हो जाएगा। वह तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ था, अगर दूसरी बीवी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने तो अपने बाप से भी अपने पति की शिकायत नहीं की थी। मेरा पति बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता कि खाने में नमक ज़्यादा क्यों डाला है, तो कभी यह शिकवा की कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वह मेरी खुशियों का सहारा है, वह मेरी ज़िंदगी है। मेरा पति आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था और वह हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मेरे दिल से उतर गई हो, मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बस बेटी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद यह वजह भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि क्या पता मेरा पति मेरे बेटे को मुझसे छीन ले
और मुझे घर से निकाल देगा। और यह सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं अपने बेटे को किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे पति ने धमकी दी थी, मैं सारा सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी और यह सोच सोच कर रोती रहती थी कि अगर मेरे पति ने मुझसे बेटे को छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। उसके बगैर तो सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। चंद दिन बाद मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज बिंदु से शादी करने जा रहा हूँ। और तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का भी ख्याल कर लो। मेरे पति ने मुझसे मारना शुरू कर दिया। फिर मेरा पति बेटे को उठाकर कहने लगा, यह देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत ज़ोर से मेरे बेटे को ज़मीन पर फेंका था। वह ज़मीन पर गिरा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसके बाद वह हमेशा के लिए खामोश हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी, भागकर मेरे बेटे के पास जाना चाहती थी, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 6 माह के नन्हे से बेटे ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक तरफ खड़ी थी, मेरे बेटे के चेहरे पर दर्द के सार थे। मेरे बेटे की आंखों में फरियाद थी कि वह चाहता था कि मैं उसे उठा लूं और उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूँ। बेटे ने चीखते चीखते दम तोड़ गया था। तब मेरे पति ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने यह क्या किया है। मेरी बीवी ने हमारे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ बेटे की लाश पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मेरे पति ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने पति की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोहल्ले के एक लड़के कमल के साथ इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि कमल कौन है। फिर मेरे पति ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और कमल को भी जानबूझकर यहाँ भेज दिया ताकि यह बात सच साबित हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। खैर, जब लोगों ने यह मंजर देखा तो पुलिस को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी इस सदमे में हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। यह कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर जाए और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी थी, उसे गोद में भी नहीं उठा सकी थी। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि बेटे के पहलू में जाकर सो जाऊँ। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। नेहा रोने लगी थी। तब मैंने उससे कहा कि सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नेहा ने सच कहा था। यह मनगढ़ंत फिर नेहा की पेशी का दिन आ गया था। नेहा को अदालत में पेश किया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था। और तब नेहा फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सारी दास्तान जज साहब को सुना दी थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में यह भी साबित हो चुका था कि नेहा पर बड़े लंबे अरसे से तशद्दुद किया जा रहा था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटकती। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर वह यह सब कुछ छुपाए रही थी। वह मरना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था और सब लोग नेहा को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन वह बेचारी तो बेकसूर निकली थी। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, 2 पेशियों के बाद अदालत ने यह फैसला किया कि नेहा बेकसूर है। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब वह सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी है, जबकि उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे सजाई मौत की सज़ा दी थी। नेहा आज भी अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती रहती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि भगवान उसे सब्र दे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।